जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हमने पहले चैप्टर 8 के एमसीक्यूज़ और उसके बाद चैप्टर 9 के एमसीक्यूज़ डिस्कस करने हैं। फिर उसके बाद हम रेगुलर कंसेप्ट्स की तरफ चलेंगे। सबसे पहले चैप्टर 8 के एमसीक्यूज़ आपको असाइनमेंट के लिए दिए गए थे। टोटल 16 एमसीक्यूज़ हैं। 1 से 10 तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। जी, 6 सुन लीजिए। In a given economy, out of every additional rupees 1000 of national income, rupees 200 is taken in taxes। कह रहा है जैसे ही 1000 से इनकम इंक्रीज होती है तो उसमें 200 टैक्सेस में चले जाते हैं। रुपीज 100 इज स्पेंट ऑन इम्पोर्ट्स, 100 रुपीज इम्पोर्ट्स पे जाते हैं। एंड रुपीज 500 इज स्पेंट ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स। द मल्टीप्लायर इज। अब मल्टीप्लायर के लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं। कौन कौन सी 3 चीजें? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स गिवन है, कितनी है? 200 नहीं है, 0.2 है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी जो होती है ये परसेंटेज में होती है, ठीक है। और इसे प्रोबेबिलिटी के स्टाइल में लिखते हैं। जैसे 20% को 20% नहीं लिखते बल्कि 0.2 लिखते हैं। तो इसमें 200 है, लेकिन 200 जो है वो टैक्स है। मैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स पूछ रहा हूं, अमाउंट में नहीं, परसेंटेज में। 0.2। फिर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट कितनी है जी? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट कितनी है मेरे भाई? 100। फिर यार वही अभी समझाया, खुदा का खौफ कर यार। और 0.1 10% है। 0. तो बोले 10% नहीं, बोले 0.1। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट कितनी है? 0.1। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स कितना है? 0.2। यहां पे क्या उसने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दिया है? तो मुझे बताइए, जिसके पास 1000 रुपया है, 500 लोकल चीजों पे खर्च कर रहा है, 100 इंपोर्ट पे खर्च कर रहा है, 200 टैक्सेस पे पे कर रहा है, उसके पास बच कितने रहे पैसे? तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना हुआ? 0.2। तो इसका मतलब यह हुआ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0.2, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स 0.2, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट 0.1। तो 1/MPS प्लस MPT प्लस MPM कितना हुआ? कैलकुलेशन कीजिए। 1 डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल टू 2। तो मल्टीप्लायर कितना आया? ये मेरे भाई इनको, ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैसे आया इस क्वेश्चन में? वो तो दिया ही नहीं हुआ उसने, बताइए। अभी समझाया। ये कौन सा क्वेश्चन भाई? पहले ये बताओ, क्लास किस में बैठे हुए हो आप? हाँ जी। ओ भाई बस कर दे, आपस में ना शुरू हो जाया करे। 6 क्लियर हो गया। 10 तक और की क्वेश्चन। 7 और 9, जहां पे कैलकुलेशन आगे बच गया आपके 12। 7, इफ देर इज एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी बाय ₹250 million एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 3/4, देन ओवरऑल इफेक्ट ऑन टोटल आउटपुट ऑफ इकोनॉमी वुड बी। सबसे पहले तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से मुझे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बताइए कितनी होगी? 1/4। तो मल्टीप्लायर कितना होगा? 1 डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स और इंपोर्ट दी नहीं हुई, वो 0 एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो जरा बताइए मेरा भाई, मल्टीप्लायर कितना है? और मल्टीप्लायर कितना है भाई? और घर से क्या करने आता है मुझे समझ नहीं आती आप लोगों की। कैलकुलेटर किधर है मेरे भाई का? इसको कल क्यों डिस्कस कर लेंगे हैं? कल कोई शुभ मुहूर्त निकलवा के लाए किसी पंडित से।
तो फिर आज ही कर लेते हैं ना। नहीं, जो 3 दिन में नहीं पढ़ के आया ना वो 1 दिन में भी नहीं पढ़ सकता। कल भी टेस्ट था सर, असल में लोग तैयारी कर रहे थे संडे तक। कितने स्टूडेंट्स के ख्याल में इसकी डिस्कशन कल होनी चाहिए और कितने के ख्याल में इसकी डिस्कशन आज ही होनी चाहिए? चलिए इसकी डिस्कशन कल करते हैं, लेकिन कल के बाद पोस्टपोन नहीं करेंगे हम। कल, हाँ जी, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 इन दो। लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं आज समझा चुका हूँ ये कल डिस्कस नहीं करूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। हाँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था, जी प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। याद ही नहीं क्या पढ़ा था, चलिए अच्छी बात है। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं चैप्टर 10। चैप्टर 10 में हम पढ़ेंगे पब्लिक फाइनेंस के बारे में। किसके बारे में? पब्लिक फाइनेंस के बारे में। पब्लिक फाइनेंस किसको कहते हैं इसमें सुन लीजिए, अटेंटिव हो जाइए जरा। सबसे पहले डेफिनेशन कह रहे हैं पब्लिक फाइनेंस का मतलब है इनकम और एक्सपेंडिचर का एनालिसिस करना। किसका? पब्लिक अथॉरिटीज का। जैसे पब्लिक अथॉरिटीज हैं जो गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके इनकम और एक्सपेंडिचर का एनालिसिस करना ये कहलाता है पब्लिक फाइनेंस। और जहन में रखिएगा अहम चीज, पब्लिक फाइनेंस में इसका मतलब हमने इनकम का एनालिसिस भी करना है, एक्सपेंडिचर को भी करना है। और वर्ड पब्लिक फाइनेंस में दोनों की स्टडी आएगी, इनकम की भी एक्सपेंडिचर की भी। तो जरा मुझे बताइए पब्लिक फाइनेंस में सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा वाला? टैक्सेस। और एक्सपेंडिचर जो है ये किन जगहों पे हो रहे होंगे? सोशल वेलफेयर पे, पब्लिक गुड्स पे। पब्लिक गुड्स पे, पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड में फर्क पता है आपको क्या होता है? पब्लिक गुड क्या है? जो नॉर्मली सबके लिए अवेलेबल है। और प्राइवेट गुड्स कौन सी होती है? जो इंडिविजुअल्स की अपनी जाती चीजें होती हैं। जैसे मेट्रो बस पब्लिक गुड है, प्राइवेट गुड है? पब्लिक गुड। और आपकी जाती बाइक ये प्राइवेट गुड है। स्ट्रीट लाइट्स पब्लिक गुड है, प्राइवेट गुड? मोटरवे पब्लिक गुड, बिल्कुल ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है पब्लिक फाइनेंस में इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों को स्टडी करते हैं। सोर्स ऑफ इनकम टैक्सेस हैं और एक्सपेंडिचर किस जगह पे लगते हैं? पब्लिक गुड्स पे। जैसे हॉस्पिटल हैं, कॉलेजेस हैं, डैम हैं, हाईवेज वगैरह हैं, ये सारे पब्लिक गुड्स की एग्जांपल है। कह रहे हैं पब्लिक फाइनेंस में हमारा स्कोप ऑफ स्टडी क्या होता है कि गवर्नमेंट कैसे रेवेन्यू रेज करती है, किस लिए? अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए, अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए एक्सपेंडिचर में 2 कंसेप्ट है। देखिए आज के लेक्चर में हमारा फोकस एक्सपेंडिचर पे नहीं है, हमारा फोकस इनकम पे भी नहीं है, हमारा फोकस है पब्लिक फाइनेंस पे, जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों की बात करेंगे, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस में इनकम भी है, एक्सपेंडिचर भी है। इनकम तो है इस चैप्टर में डिस्कस होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा? प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं भाई। टैक्स उसकी टाइप्स वगैरह जो हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस चैप्टर में पब्लिक फाइनेंस डिस्कस करना है, एक्सपेंडिचर पोर्शन डिस्कस करना है। जो टोटल पब्लिक फाइनेंस है, पब्लिक फाइनेंस इसके 2 हिस्से हैं, एक इनकम साइड, एक एक्सपेंडिचर साइड। इनकम साइड हम प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं जब टैक्स सिस्टम को डिस्कस किया था। इस चैप्टर में यह डिस्कस नहीं होगा। इस चैप्टर में क्या डिस्कस होगा? चैप्टर 10 में पब्लिक फाइनेंस और एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गया? टैक्स सिस्टम प्रीवियस चैप्टर में उसने इंक्लूड किया है, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा अब गवर्नमेंट पब्लिक फाइनेंस में पढ़ते क्या है? गवर्नमेंट कैसे रेवेन्यू रेज करती है? भाई किस लिए गवर्नमेंट रेवेन्यू रेज करती है? अपने एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए।
बताइए क्या ये एक्सपेंडिचर हर साल बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए, सिर्फ पाकिस्तान के एक्सपेंडिचर हर साल बढ़ रहे हैं कि पूरी दुनिया के तकरीबन हर मुल्क के एक्सपेंडिचर? पूरी दुनिया के, इंडिया के भी एक्सपेंडिचर जो पब्लिक एक्सपेंडिचर हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इस वजह से भाई जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ही ज्यादा पब्लिक गुड्स की जरूरत होगी। सिंपल, पहली रीजन ये। दूसरी रीजन ये, हर साल इन्फ्लेशन भी बढ़ती है इस वजह से। और भी बहुत सी रीजन है जो पढ़ेंगे। पहला कंसेप्ट एक्सपेंडिचर में हमने ये पढ़ा, एक्सपेंडिचर हर साल बढ़ते रहेंगे। दूसरा, क्या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का कोई पब्लिक एक्सपेंडिचर का रोल है इकोनॉमी में? क्या पब्लिक एक्सपेंडिचर का रोल है इकोनॉमी में? क्या पब्लिक एक्सपेंडिचर को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो ज़हन में रखिएगा, आज के लेक्चर में हमारा फोकस होगा पब्लिक फाइनेंस के ऊपर। आज के लेक्चर में हमारा फोकस किस पे होगा? लेक्चर नंबर 73। आज का लेक्चर पब्लिक फाइनेंस पे है। कल का लेक्चर होगा एक्सपेंडिचर के ऊपर। और इनकम को हमने नहीं पढ़ना क्योंकि पढ़ चुके हैं चैप्टर 9 में। स्ट्रक्चर समझ आया चैप्टर का? पब्लिक फाइनेंस किस चीज का नाम है? पब्लिक इनकम और पब्लिक एक्सपेंडिचर को स्टडी करने का नाम। ठीक है, इस चैप्टर में कंसेप्ट पब्लिक फाइनेंस पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। कल के लेक्चर में एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे। इनकम पढ़ चुके पहले। जो एक्सपेंडिचर में हम अहम कंसेप्ट पढ़ेंगे वो दो है। जो ज्यादा अहम कंसेप्ट है वो कौन से हैं? कि एक्सपेंडिचर, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर हर साल बढ़ रहे हैं, इनकी रीजंस क्या है? 2-3 रीजन भाई ने क्वेश्चन पूछा तो मैंने बता दी, लेकिन मजीद कुछ रीजन है वो भी पढ़ेंगे। जैसे पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में एक बड़ी रीजन और क्या है भाई, हर वक्त इंडिया के साथ जंग का खतरा लगा हुआ है। अब फौज के ऊपर, डिफेंस के ऊपर जाहिर है बजट लगता है। एक्सपेंडिचर बढ़ने की एक रीजन ये भी है। क्या रोल पब्लिक एक्सपेंडिचर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल है? दूसरे लफ्ज़ों में, क्या पब्लिक एक्सपेंडिचर को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा सकता है? बिल्कुल। वो कैसे यूज किया जा सकता है वो भी हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमने पब्लिक फाइनेंस यानी जो हमारा ब्रॉड कंसेप्ट है उसके ऊपर फोकस करना। पब्लिक फाइनेंस में दो चीजें, एक कह रहा है फंक्शंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस और एक कह रहा है इम्पोर्टेंस। ठीक है, ये मिलती जुलती चीजें हैं। असल में फंक्शन की एक्सप्लेनेशन में इम्पोर्टेंस भी आ जाती है, लेकिन किताब में उसने उसको अलग-अलग बताया हुआ है। और फंक्शन बताया उसने, किस इकोनॉमिस्ट ने प्रेजेंट किए थे पब्लिक फाइनेंस के फंक्शंस? मस्ग्रेव लिखा होगा शायद, क्या मस्ग्रेव? हाँ मस्ग्रेव। हाँ, तो ये इकोनॉमिस्ट था एक जिसने फंक्शंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस प्रेजेंट किए। जरा अटेंटिव होकर सुनिएगा। पहला, एलोकेटिव फंक्शन। एलोकेटिव फंक्शन क्या? देखें, आप गवर्नमेंट, यूं समझिए आप गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर है। आपने डेली पूरे पाकिस्तान से जितना भी फाइनेंस रेज, और आपने एक तो ये डिसाइड करना है कि रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करना है, और फिर ये डिसाइड करना है कि एक्सपेंडिचर किस किस जगह लगाएंगे। ठीक है, रेवेन्यू वाली साइड तो क्लियर हो गई, एक्सपेंडिचर वाली साइड पे पहला फंक्शन एलोकेटिव फंक्शन होगा। आपके 3 फंक्शन होंगे, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में 3 चीजें होंगी। आपने जब पूरे पाकिस्तान का बजट बनाना है 3 फंक्शन को सामने रखना है, एलोकेटिव फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, स्टेबलाइजेशन फंक्शन। एलोकेटिव फंक्शन का मतलब क्या है? आपने डिसाइड करना है कि किस प्रोजेक्ट में कितनी इन्वेस्टमेंट, कितना खर्चा लगाना है। हमने हेल्थ सेक्टर में कितना खर्चा करना है, हेल्थ सेक्टर को कितना बजट एलोकेट करना चाहिए, एजुकेशन सेक्टर को कितना बजट एलोकेट करना चाहिए, डेवलपमेंट साइड पे कितना बजट एलोकेट करना है, हमने रोड्स की कंस्ट्रक्शन के लिए कितना बजट एलोकेट करना है, कितनी सब्सिडी देनी है, किन किन सेक्टर को सब्सिडी प्रोवाइड करनी है। यानी आपके पास जितना भी पैसा आया है, एलोकेटिव फंक्शन में ये डिसाइड करते हैं किस किस सेक्टर को कितना कितना पैसा एलोकेट करना है। आप देखते हो कि हर साल जो बजट आता है तो बजट में यही चीजें डिसाइड करते हैं। आपके सामने तो सिर्फ रेवेन्यू वाली साइड रखी जाती है ना, कि हमने
टैक्स कलेक्ट करना है तो किस किस चीज पे कितना टैक्स लगा, हमें कंसर्न नॉर्मली इसी चीज से ज्यादा होता है। लेकिन दूसरी तरफ बजट में एलोकेटिव फंक्शन भी शामिल होता है कि इस बजट से जो पैसे आएंगे उनको हमने किस किस जगह एलोकेट करना। क्लियर हो गया, कौन कौन सी पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करने। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन का मतलब क्या है कि कैसे हम अमीर लोगों से पैसे लेके गरीब लोगों पे खर्च करें। पब्लिक फाइनेंस का एक फंक्शन, पब्लिक फाइनेंस का एक फंक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन भी है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन का मतलब क्या है कि कैसे इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब अमीरों से पैसे लेके गरीबों तक पहुंचाया जाए, डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, ताकि क्या हो, इक्विटी हो, किसमें, अमीर और गरीब के दरमियान में बराबरी हो, मुसावात। स्टेबलाइजेशन फंक्शन। स्टेबलाइजेशन फंक्शन का मतलब क्या है, स्टेबिलिटी हो इकोनॉमी में। क्या हम पब्लिक फाइनेंस में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सीखते हैं? बिल्कुल, कि कैसे हमने टैक्स सिस्टम को फॉर एग्जांपल यूज करना है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। जीडी जो एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी है वो कैसे बढ़ानी है, एग्रीगेट डिमांड कम करनी है वो कैसे करनी है, वो आपको पता है कि हम एक्सपेंडिचर के जरिए से भी कर सकते हैं, टैक्स के जरिए से भी कर सकते हैं। तो स्टेबलाइजेशन फंक्शन में हम इंश्योर करते हैं थ्रू टैक्सेशन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, और दूसरा इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं। ये हमारे फंक्शंस हैं पब्लिक फाइनेंस के। जरा फिर से बताइए, पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या है? स्टडी करना। किसकी स्टडी करना? एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। क्यों? क्योंकि जो पब्लिक फाइनेंस में हम इनकम साइड को भी स्टडी करते हैं, एक्सपेंडिचर साइड को भी स्टडी करते हैं, हमें अंदाजा होना चाहिए गवर्नमेंट के हर साल जो एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहे हैं इसके पीछे रीजन क्या है। हमें अंदाजा होना चाहिए कि क्या इन एक्सपेंडिचर को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, इसलिए पब्लिक फाइनेंस पढ़ना जरूरी है। पब्लिक फाइनेंस के कितने फंक्शंस हैं, यानी एक अच्छे पब्लिक फाइनेंस डिपार्टमेंट को क्या क्या काम करने चाहिए, उसके स्कोप में 3 चीजें शामिल होनी चाहिए, एलोकेटिव फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, स्टेबलाइजेशन फंक्शन। एलोकेटिव फंक्शन का मतलब क्या डिटरमिन करना कि किस सेक्टर में कितना बजट एलोकेट करना। डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन का मतलब क्या है कि कैसे अमीरों से पैसे लेके गरीबों को पहुंचाए जाए या उन पे खर्च किए जाए। स्टेबलाइजेशन फंक्शन का मतलब क्या है, इकोनॉमी में कैसे स्टेबिलिटी लाई जाए। ठीक है, स्टेबिलिटी प्राइस लेवल में, स्टेबिलिटी एक्सचेंज रेट में, स्टेबिलिटी ग्रोथ में, ये सारे गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव हैं। गवर्नमेंट कैसे इन पब्लिक फाइनेंस के जरिए इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगी, ये हमारा टॉपिक होता है पब्लिक फाइनेंस का। फंक्शन और इंपोर्टेंस एक ही चीज के 2 नाम है, लेकिन एग्जाम में जहन में रखिए, अगर फंक्शन पूछे तो आप इन हेडिंग के साथ उसको डिस्क्राइब करेंगे, अगर इंपोर्टेंस पूछे तो इन हेडिंग के साथ। और जहन में रखिएगा ये इंपोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस है। मिलता जुलता कंसेप्ट पूछता है रोल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, वो डिफरेंट है। रोल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो कंसेप्ट डिफरेंट है। पब्लिक फाइनेंस पूछे, अभी हम फाइनेंस पढ़ रहे हैं, एक्सपेंडिचर के बारे में नहीं पढ़ रहे। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस और पब्लिक एक्सपेंडिचर में फर्क है। पब्लिक फाइनेंस जो है ये ब्रॉडर टर्म है, पब्लिक एक्सपेंडिचर स्पेसिफिक है। तो ध्यान में रखिएगा, अगर फंक्शन ऑफ पब्लिक फाइनेंस पूछे, ये हमारे 3 फंक्शन है। कौन कौन से? एलोकेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, स्टेबलाइजेशन फंक्शन। और अगर रोल इंपोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस पूछे, इंपोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस, तो वो उससे मिलती जुलती है। प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, यानी अवाम को कौन कौन सी पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करनी है, कौन सी नहीं करनी, या किस क्वालिटी में करनी है, ये रिलेट करता है एलोकेटिव फंक्शन से। इक्विटी इंश्योर करनी है ताकि अमीर और गरीब में फर्क कम से कम हो, ये रिलेट करता है डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन से। टैक्सेशन सिस्टम के बारे में डिसीजन करना है और इकोनॉमिक प्लानिंग करनी, ये रिलेट करता है स्टेबलाइजेशन फंक्शन से। क्योंकि स्टेबलाइजेशन फंक्शन का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी हो और उसे ग्रो किया जाए। फंक्शंस और इंपोर्टेंस क्लियर हो गई। फिर आपको बता रहा हूं एग्जाम में 3 क्वेश्चंस पूछ सकता है, तीनों में फर्क है।
functions of public finance different concept, importance of public finance different concept, role of public expenditure ये different concept है. role of public expenditure हमने अभी नहीं पढ़ा. यहाँ तक क्लियर? आगे चलते हैं. कह रहे डिफरेंस बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस. पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस में डिफरेंस क्या है देखें. हाँ, पब्लिक फाइनेंस कौन सा है? जो गवर्नमेंट करेगी सबके लिए, पूरी आवाम के लिए. और प्राइवेट फाइनेंसिंग क्या होती है? जो पर्सनल नहीं, प्राइवेट फाइनेंस का मतलब हमारा जाती. अब देखें, एक गवर्नमेंट बजट बनाती है, एक हम अपने घर का बजट भी तो बनाते हैं. ठीक है, तो जो घर का बजट बनाना है, अपने घर के इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में डिसीजन करना, ये कहलाता है प्राइवेट फाइनेंसिंग, प्राइवेट फाइनेंस का टॉपिक. और अगर पूरी इकोनॉमी के लिए, मुल्क के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर जो है, ये डिसीजन मेकिंग करना, ये क्या कहलाता है? पब्लिक फाइनेंसिंग. तो प्राइवेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस में फर्क है. अब हम मजीद कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं ताकि ये डिफरेंस क्लियर हो. पहला, एडजस्टमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. अब देखिए, प्राइवेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस, मैं जो भी फाइनेंसिंग करूंगा, मैं जो भी सोचूंगा, अच्छा मैंने पैसे कहाँ कहाँ लगाने हैं, पैसे कहाँ कहाँ से आए, ये प्राइवेट फाइनेंसिंग होगी या पब्लिक फाइनेंसिंग? प्राइवेट फाइनेंसिंग. और अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये सोचेगी कि पैसे कहाँ से कलेक्ट करे और कहाँ कहाँ लगाए, ये क्या होगा? पब्लिक फाइनेंस. वो कहता है प्राइवेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस में पहला डिफरेंस, एडजस्टमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. प्राइवेट फाइनेंसिंग में क्या कह रहा है? कह रहा है जो इंडिविजुअल्स हैं ये अपनी इनकम के लिहाज से एक्सपेंडिचर एडजस्ट करते हैं. अपनी इनकम के लिहाज से एक्सपेंडिचर एडजस्ट करते हैं. गवर्नमेंट क्या करती है? अपने एक्सपेंडिचर के लिहाज से इनकम एडजस्ट करती है. यानी अपना टारगेट डिसाइड कर लेते हैं, इस हमने साल में क्या क्या काम करने हैं, कौन से प्रोजेक्ट लगाने हैं, उस लिहाज से टैक्स रेट कम ज्यादा करते हैं. फर्क है दोनों में? फर्क क्लियर हुआ? चलिए, इसके बाद यानी एडजस्टमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मतलब क्या? जो प्राइवेट फाइनेंस है वो अपनी इनकम के मुताबिक एक्सपेंडिचर एडजस्ट करते हैं. और गवर्नमेंट क्या करती है? पहले अपने एक्सपेंडिचर को एस्टिमेट करते हैं, उस लिहाज से इनकम जनरेट करते हैं. नेक्स्ट, बजटिंग. अच्छा बताइए कि जो प्राइवेट फाइनेंस है ये मंथली बेसिस बनाते हैं कि ये मंथली बजट बनाते हैं या ईयरली? मंथली, या हो सकता है वीकली भी बनाते हो, नॉर्मली बनाते हैं. और इनका ये क्या कोशिश करते हैं? हमारा बजट या तो बैलेंस रहे या सरप्लस रहे या के शॉर्टेज में हो. क्या कोशिश करते हैं? सरप्लस में रहे या ज्यादा से ज्यादा बैलेंस हो. सरप्लस या बैलेंस. लेकिन जो पब्लिक फाइनेंस है, क्या गवर्नमेंट कोशिश करती है कि हमारा बजट सरप्लस रहे? गवर्नमेंट बड़ी आसानी से अपना बजट सरप्लस में रख सकती है. कैसे? सारे सरकारी अस्पताल बंद कर दे, कोई सब्सिडी ना देनी पड़े, कोई डॉक्टरों को तनख्वाह ना देनी पड़े, सरप्लस में आ जाएगी. लेकिन जो प्रोविंस को जो बजट देना था वो लेकिन क्या गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल. इसीलिए नॉर्मली गवर्नमेंट जो है अपना बजट बनाती है ईयरली. और ये बजट जो है गवर्नमेंट की कोशिश नहीं होती कि इसको सरप्लस या बैलेंस करें. इसीलिए नॉर्मली ये बजट डेफिसिट में होगा. ठीक है, डेफिसिट में, या ध्यान में रखिएगा, पब्लिक फाइनेंस बजट, फिस्कल बजट डेफिसिट होने का ये मतलब हरगिज नहीं कि गवर्नमेंट इनएफिशिएंट है, बल्कि इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट अवाम पे ज्यादा पैसे खर्च कर रही है. ठीक है, बहरहाल इनएफिशिएंसी भी हो सकती है इसका मतलब, लेकिन नॉर्मली जो पब्लिक फाइनेंस है, ये पब्लिक बजट होता है, ये डेफिसिट होता है. नेक्स्ट, बोरोइंग. फर्ज कीजिए अगर इंडिविजुअल्स को पैसों की जरूरत पड़ी, कहां से बारो कर सकते हैं? विद इन द कंट्री या आउटसाइड द कंट्री भी? विद इन द कंट्री. ये इंडिविजुअल प्राइवेट फाइनेंसिंग कर सकते हैं आप, बोरोइंग विद इन द कंट्री. लेकिन गवर्नमेंट जो है वो जब बोरोइंग करेगी वो विद इन द कंट्री भी करेगी प्लस आउटसाइड द कंट्री.
आप बता सकते हैं आउटसाइड विद इन द कंट्री किस किस से कर सकती है? स्टेट बैंक से भी, कमर्शियल बैंक से भी। आउटसाइड द कंट्री किस किस से कर सकते? IMF से, वर्ल्ड बैंक से, इसके अलावा कंट्री से भी, जापान से भी कर्जा ले सकते हैं हम, ठीक है। जिम्बाब्वे नहीं, जिम्बाब्वे से नहीं लेंगे, USA से ले सकते हैं। चलिए चलिए, अब इसके बाद डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्या गवर्नमेंट अगर डेफिसिट में है, गवर्नमेंट के पास एक और तरीका, एक तो तरीका ये है ना कि डेफिसिट को फिल करने के लिए लोन ले ले, एक और तरीका भी है, क्या? नोट छाप ले। क्या इंडिविजुअल अपनी फाइनेंसिंग के लिए करेंसी प्रिंट करा सकते हैं? नहीं कर, लेकिन गवर्नमेंट न्यू करेंसी प्रिंट कर सकती है। और कोई इकोनॉमिस्ट, आप इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, आप बता सकते हैं अगर गवर्नमेंट न्यू करेंसी प्रिंट करती है डेट फाइनेंसिंग के लिए, इसका इकोनॉमी पे इफेक्ट क्या आएगा? शाबाश, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। फिर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। प्राइवेट फाइनेंसिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पर्सनल वेलफेयर, पर्सनल। हाँ, हम जो फाइनेंसिंग करते हैं सिर्फ अपना भला सोचते हैं और किसी का भला नहीं सोचते, लेकिन इंडिविजुअल या पर्सनल फाइनेंस। लेकिन गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एज होल, ओवरऑल इकोनॉमी, ओवरऑल प्रोविजन फॉर द फ्यूचर। ये भी फ्यूचर के लिए सोचते हैं प्राइवेट फाइनेंस। गवर्नमेंट भी पब्लिक फाइनेंसिंग में भी फ्यूचर के लिए सोचती है। फर्क क्या है? ये शॉर्ट टर्म सोचते हैं, साल, 2 साल, 5 साल, ज्यादा से ज्यादा, इसके बाद क्या होगा। और जो गवर्नमेंट है ये साल साल, ये लॉन्ग टर्म के लिए सोचती है। सीक्रेसी, बताइए कौन से वाला फाइनेंसिंग सीक्रेट होती है? प्राइवेट फाइनेंसिंग सीक्रेट मैटर्स हैं। आप किसी से नहीं पूछ सकते कि उसकी इनकम क्या है और उसके एक्सपेंडिचर क्या है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के लिए गवर्नमेंट अपने बजट, इनकम, एक्सपेंडिचर ये डिटेल पब्लिश करवाती है। तो ये नहीं करवाती, ये कॉन्फिडेंशियल है, ये कॉन्फिडेंशियल, और ये है पब्लिक इंफॉर्मेशन। वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है प्राइवेट फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस पब्लिक इंफॉर्मेशन। नहीं खर्चे जाहिर करता है, आप बता। हाँ, आपने कभी बताया उसको कि आपके पास जो पैसे आए हैं कहां से आए हैं? नहीं बताया ना, तो कोई नहीं बताता, ठीक है। सब्जेक्ट, कोई बात नहीं, भाई को घर से मंगवाते, शर्म आती होगी इसलिए नहीं बताते होंगे भाई, वरना सारे घर से मंगवाते हैं। और क्या सब्जेक्ट? ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है और ये मैक्रो का। जी, कुछ समझ आया आपको ये कैसा? चलिए, अच्छा, अब आपने एक काम करना है, फिर मुझे अब उधर नहीं देखना, बताइए पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या है? इनकम एक्सपेंडिचर किसके? पब्लिक अथॉरिटीज के, पब्लिक अथॉरिटीज के। अच्छा, पब्लिक फाइनेंस और पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है? पब्लिक फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस ब्रॉडर टर्म है, पब्लिक एक्सपेंडिचर उसका एक एस्पेक्ट है। पब्लिक फाइनेंस में हमारे 2 बड़ी कैटेगरीज होती हैं, इनकम लैदा, पब्लिक इनकम लैदा, पब्लिक एक्सपेंडिचर लैदा। हमने पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा आज के लेक्चर में? पब्लिक फाइनेंस के बारे में। पब्लिक फाइनेंस के फंक्शंस क्या है? 3 फंक्शन है पब्लिक फाइनेंस के। कौन कौन सा? एलोकेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, स्टेबलाइजेशन फंक्शन। एलोकेटिव फंक्शन का मतलब क्या है? इनकम डिफरेंट सेक्टर्स में एलोकेट करना। डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन का मतलब क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फ्रॉम रिच टू पुअर। स्टेबलाइजेशन फंक्शन का मतलब क्या है? वैल्यूएट करना, इकोनॉमी को कैसे स्टेबलाइज किया जाए, एक्सचेंज रेट जो है इसको कैसे स्टेबल किया जाए, प्राइस लेवल कैसे स्टेबल किया जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर करना, ग्रोथ इंश्योर करना। ये हमारे 3 फंक्शंस हैं पब्लिक फाइनेंस के। और इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस क्या है? ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस में 4 पॉइंट है। पहला, प्रोविजन ऑफ पब्लिक। देखिए,
फंक्शंस में पहला कौन सा फंक्शन था? एलोकेटिव। तो इसका मतलब है इंपोर्टेंस में पहला पॉइंट क्या आएगा? प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, के कौन सी गुड्स प्रोवाइड करनी है किस क्वांटिटी में। फंक्शंस में दूसरे वाला फंक्शन कौन सा था? डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, जो कि इंपोर्टेंस में इक्विवेलेंट है किसके? इक्विटी के। और फंक्शन में तीसरा फंक्शन कौन? स्टेबलाइजेशन फंक्शन, जो कि इक्विवेलेंट है इंपोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस में किसके? टैक्स सिस्टम और इकोनॉमिक प्लानिंग के। ये पब्लिक फाइनेंस के फंक्शंस और इंपोर्टेंस क्लियर हो गई। फिर इसके बाद हमने डिफरेंस पढ़ा प्राइवेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस का। क्लियर हो गया ये डिफरेंस? चलिए, अगर डिफरेंस क्लियर हो गया तो मुझे बताइए, एडजस्टमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये सारी रेस कर रहा हूं, ठीक है। अब पॉइंट मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन आपने करना है। एडजस्टमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्राइवेट फाइनेंस में इनकम के लिहाज से एक्सपेंडिचर को एडजस्ट करते हैं, और पब्लिक फाइनेंस में एक्सपेंडिचर के लिहाज से इनकम को एडजस्ट करते हैं। बजटिंग में मंथली बनता है, नॉर्मली सरप्लस या बैलेंस होगा। पब्लिक फाइनेंस ईयरली बनता है, नॉर्मली डेफिसिट। क्या डेफिसिट का मतलब गवर्नमेंट इनएफिशिएंट है? डेफिसिट का मतलब गवर्नमेंट अवाम पे ज्यादा पैसे खर्च कर रही है। बोरोइंग आउटसाइड द कंट्री, 2-3 एग्जांपल्स भी आपको पता होनी चाहिए, आउटसाइड द कंट्री कहां से और इनसाइड द कंट्री कहां से बात कर सकते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग जी विद इन, वो तो बोरिंग में आ गया ना, विद इन द कंट्री। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या है? करेंसी मनी प्रिंट नहीं कर सकते इंडिविजुअल, गवर्नमेंट प्रिंट कर सकती है। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, प्राइवेट फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पर्सनल या इंडिविजुअल वेलफेयर। पब्लिक फाइनेंस का ओवरऑल सोसाइटी वेलफेयर। प्रोविजन फॉर द फ्यूचर, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। सीक्रेसी सीक्रेट ओपन। सब्जेक्ट माइक्रो और ये मैक्रो, बिल्कुल ठीक। और भाई ठहर जाएं। अब आइए, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिया। आपके लिए होम असाइनमेंट है एक। होम असाइनमेंट देखिए, इसमें थ्योरेटिकली कंसेप्ट ज़्यादा, टेक्निकल चीज़ें कोई नहीं है, ठीक है। तो घर से आप पढ़ के आएंगे, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। नहीं समझ आएगी तो कल क्लास में इसको डिस्कस करेंगे हम। आप, ये इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, आप रीडिंग करते जाएंगे, इंशाल्लाह वो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4, कॉजेज ऑफ कंटिन्यूस इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, के हर साल जो तकरीबन हर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, इसकी रीज़न क्या है। आपने सारी रीजंस पढ़नी है और मुझे बताना है कहीं इनमें कोई रीज़न करप्शन तो नहीं है, ठीक है। हाँ जी, नहीं, वो अगर कहता ना कि विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान बताएं, फिर हम लिखते हैं करप्शन। अब उसने जनरलाइज कहा है कि ओवरऑल पूरी दुनिया में पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहे हैं, तो सारी दुनिया में सारे मुल्क के सियासतदान करप्शन थोड़ी करते हैं, तो वो होना तो नहीं चाहिए वैसे। अब ये आपने रीडिंग करके तो मुझे बताना है जी। चलिए, तो आज आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, 2 और 4, ठीक है। 4 सिंपल कंसेप्ट है, रीडिंग करेंगे इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ये आपकी आज की होम असाइनमेंट है।